जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2016 का इंग्लिश सेक्शन। इसके बाद हिंदी की वीडियो आएगी, देन जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, इसमें हम 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। 16 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जो भी हुआ, क्यों हुआ, आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और एंड ऑफ द वीडियो आपको पता है, आपको अपना अपना स्कोर बताकर जाना है कि आपके 16 में से कितने मार्क्स आते हैं। यदि आप 2016 में वाला पेपर देते तो आपके मार्क्स कितने आते, ठीक है। तो बताइए, विच इज़ नॉट ए सिनोनिम ऑफ डिजास्टर। सिनोनिम सभी को पता है, सेम मीनिंग वाला वर्ड सिनोनिम कहलाता है। सेम मीनिंग वाला वर्ड, ठीक है। इसी प्रकार से अपोजिट वर्ड कहलाता है आपका, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कहलाता है एंटोनियम। सिनोनिम पूछा गया है, कौन सा वर्ड नहीं है इसमें डिजास्टर का। पहला है मिसफॉर्चून, बी है क्लैमिटी, सी है प्रोस्पेरिटी, डी है मिसहैप। बताओ इसका सिनोनियम कौन सा नहीं है। दे दिया आंसर। तो पहले अर्थ जान लो, फिर आप खुद ब खुद आंसर बताना मेरे को, ठीक है, जिन्होंने आंसर करेक्ट नहीं दिया होगा। पहला वर्ड है आपका डिजास्टर। डिजास्टर का अर्थ होता है आपदा। इसी प्रकार से ए ऑप्शन है आपका मिसफॉर्चून, इसका अर्थ होता है बदकिस्मती। बी है क्लामिटी, इसका अर्थ होता है आपदा। सी है प्रोस्पेरिटी, इसका अर्थ होता है समृद्धि। डी है मिसहैप, इसका अर्थ होता है आपका दुर्घटना। अब बताओ, तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि समृद्धि के आसपास कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है, तो ये इसका डिजास्टर का जो सिनोनिम है, सेम अर्थ है, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि डिजास्टर मीन्स आपदा। आपदा के साथ समृद्धि कैसे कनेक्ट हो सकती है। समृद्धि का मतलब होता है डेवलपमेंट या कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का भी बताया आपको, अपोजिट मीनिंग होता है। वर्ड है कंकर। बताओ कौन सा करेक्ट है, आंसर बताओ। उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। कॉन्कर, बताओ इसका मीनिंग। मीनिंग है सहमत होना, ठीक है, सहमत होना। इसी प्रकार से ए ऑप्शन है असहमत होना। क्लियर हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन में है डिसपेयर। डिसपेयर मीन्स गायब होना। डिस्करेज, डिस्करेज मीन्स हो सकता है आपका जैसे जी छोड़ना, हिम्मत छोड़ना, हिम्मत तोड़ना। लास्ट है आपका डी डैमेज। डैमेज का क्या हो सकता है, जैसे क्षति होगी, नुकसान हो गया, आघात हो गया। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो इसके डैमेज के मतलब। कौन कौन दोनों क्वेश्चन करेक्ट कर गया, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है आपको बताना है 3 से लेकर 5, 3 क्वेश्चन हैं इंडेमोर्फेसिस के। काफ़ी रिपीट होता है ये थर्ड वाला, टू डाई इन हार्नेस। क्या मतलब होता है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधा ऑप्शन को टिक लगाएं आप। इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू डाई वाइल इन सर्विस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस, मीन्स नौकरी करते हुए मरना, ठीक है। ये शब्द या इंडियम और फ्रेजेस ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपका फौजियों के लिए, ठीक है। फौजी भाई जो होते हैं वो अधिकतर भारतीय सेना का जवान नौकरी करते हुए जान देने के लिए हमेशा और हमेशा तैयार रहता है। इसलिए आप बोल सकते हो इंडियन सोल्जर ऑलवेज रेडी टू डाई इन हार्नेस, ठीक है। वो सर्विस करते हुए उनको लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ती हैं, उनको त्याग भी देना पड़ता है, ये वाला, ठीक है। उनके लिए ये इंडियम यूज होता है टू डाई इन हार्नेस, ठीक है। सर्विस करने के दौरान या सर्विस करते हुए मरना। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है,
ए कॉक एंड बुल स्टोरी। पहले आंसर दो, फिर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी पूरी डिटेल में। बताओ। बेसिकली अगर आप पढ़ो ना तो इसका मतलब है मुर्गा और सांड की कहानी, बट एक्चुअल में इंडियम और फ्रेजेस का मतलब और ही होता है। समझ रहे हो आप? ऐसे तो मुर्गा और सांड की स्टोरी, बट ऐसा कुछ नहीं है इन और फ्रेजेस में। इसे आप बोल सकते हो बेतुकी कहानी, या फिर झूठी कहानी, या फिर अनबिलीवेबल स्टूपिड स्टोरी। यदि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो मैंने बोला स्टूपिड स्टोरी या झूठी कहानी इसके आसपास लाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए लाई। ठीक है। यदि ऑप्शन में होता ना अनबिलीवेबल स्टूपिड स्टोरी, यहां पर वो भी करेक्ट हो सकता था। यदि वो होता तो ए लाई वाला ऑप्शन नहीं होता। समझ रहे हो आप? या फिर रॉन्ग स्टोरी, या फिर इसी प्रकार से कुछ भी इसके आसपास वाला ऑप्शन होता तो वो भी करेक्ट हो सकता था। समझ गए? आई बात समझ में? जैसे आपका दोस्त कहता है कि यदि आपने उसे कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाया तो उसने बोला कि मेरा बाइक का टायर पंचर है, या फिर कुछ भी उस आपने बोला कि मेरे को बेतुकी स्टोरियाँ झूठी स्टोरियाँ मत सुना, तो बंद कर अपनी कॉक और बुल स्टोरी, आप उसे बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, टू मिस द बस, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपने कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस करी है। ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। मिस द बस मीन्स आपने कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, आप कहीं जाने वाले थे, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, आपने वो मिस करी है। इस कंटेस्ट में आप यूज कर सकते हो टू मिस द बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है। 3 क्वेश्चन आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं नेक्स्ट, 6 से लेकर 8 तक। बताओ। काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट है। पहला है आपका, आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2009। कौन सा कंसेप्ट लगेगा इसमें? पहले आप अटेम्प्ट करें, फिर आंसर बताऊंगा, देन कंसेप्ट बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिंस इज द करेक्ट। अब देखिए क्यों हुआ ये ऑप्शन करेक्ट। 4 भी हो सकता था। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज हो रहे होंगे सिंस और 4 ऑप्शन में। ठीक है। सिंस और 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो सिंस कब यूज होता है और 4 कब यूज होता है? सिंस यूज होता है आपका, 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं? एक होती है आपकी पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। एक मैंने बोला पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। 2 कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2009 से लेकर 2019 तक, ये हो गया पीरियड, 10 सालों का पीरियड। जैसे यहाँ पर 2009 है, प्रॉपर टाइम है, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। 2009 इज द पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। पीरियड मीन्स लंबे से लंबे तक। जैसे ये काम करने के लिए मेरे को लग सकते हैं 2 से 6 दिन, ये हो गया पीरियड। ठीक है। ये काम करने के लिए मेरे को लग सकते हैं 4 से 6 घंटे। ठीक है। ये हो गया आपके पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स आपको करेक्ट पता नहीं है कि आपका ये काम कब होगा, या आप डिसाइड कर लोगे कि मेरी जॉब लगने वाली है 2024 से लेकर 2023 तक, आपको पता नहीं है। यदि आप डिसाइड कर लो कि मेरी जॉब पक्का 2025 में लेकर रहूँगा मैं पुलिस की जॉब, तो 25 इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम। यदि ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो यूज़ होता है आपका सिंस। यदि पीरियड ऑफ टाइम आपको कोई पता शता नहीं है कि कब लगने वाली है या कब आपका ये काम होने वाला है, तब यूज़ होगा आपका 4। ठीक है। सिंस कब यूज़ होता है?
सिंस यूज़ होता है यदि आपको एक्यूरेट प्रॉपर पता है। 2009 तो 2009, 2025 तो 2025, ठीक है। 9 बजे तो 9 बजे, 6 बजे तो 6 बजे। इसी प्रकार से यदि पॉइंट ऑफ टाइम 4 से 6 घंटे, 4 से 8 दिन, 2009 से 2019 तक 10 साल, कोई पता नहीं है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा 4। समझ में आया या नहीं आया? कंसेप्ट अच्छा था, तो इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान दें, इसमें भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा चला हुआ। शी फेल प्रे डैश मलेरिया। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको। प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक है। तो बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका डी इज द करेक्ट आंसर, 2, ठीक है। शी फेल प्रे टू मलेरिया, ठीक है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए मलेरिया की वजह से, अगर किसी की डेथ हो जाए, अगर पेपर में आपको 2025 या 23 वाले पेपर में ये होगा ना, शी डेड डैश मलेरिया, तो आपको यदि किसी की मृत्यु ही हो जाए किसी बीमारी से, तो आपको लगाना है ऑफ, ठीक है। समझ गए? ये सिर्फ और सिर्फ शिकार हुआ है, मरा नहीं है या मरी नहीं है। नहीं मरी है तो 2, यदि मर गई है तो ऑफ। समझ गए? समझ गए? इसी प्रकार से ये ए नाम की लड़की, शी डाइड डैश, यदि एक्सीडेंट में खत्म हो, कार एक्सीडेंट, तो क्या आएगा? तो ना आएगा 4, ना आएगा 8 या 2, तो आएगा आपका इन, ठीक है। ही शी डाइड इन कार एक्सीडेंट। समझ गए? यदि मलेरिया से सिर्फ और सिर्फ शिकार हुई है ये, तो आएगा 2, यदि मर गई है तो ओफ, यदि कार एक्सीडेंट में मरे तो इन, ठीक है। तीनों में अलग अलग हैं। आगे समझ में बात। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। रोहन इज गुड डैश मैथमेटिक्स। बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज हुए होंगे इन और एट में, ठीक है। यदि मैं आपको बोलूं, हैरान करने वाली बात कि दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी और बी बी, ठीक है। बट ज्यादा करेक्ट कौन सा है? अब बात आती है ज्यादा करेक्ट कौन सा है, तो ज्यादा करेक्ट है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यूज दोनों करें तो दोनों करेक्ट है, इन भी करेक्ट है और एट भी करेक्ट है। एट ज्यादा करेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम एट की बात करें और इन की बात करें, यदि एट की बात करूं ना, तो ये यूज होता है किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो आप, किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे रोहन इज एक्सपर्ट एट मैथ, यदि एट लगे ना, एट, एट मीन्स ये बंदा मैथ्स में एक्सपर्ट है, इसकी एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है ये मैथ, ठीक है। समझ रहे हो? इसमें निपुण है ये बंदा, बिल्कुल टनाटन इसे आता है मैथ, ठीक है। यदि इन की बात करूं, तो इन की, जैसे इन तब लगता है जब आपसे आपके स्कूल सब्जेक्ट की फीडबैक मांगी किसी ने कि मेरा रोहन जो है, यदि रोहन के माता पिता स्कूल में जाते हैं पीटीए में, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में, तो वहाँ पर टीचर से पूछते हैं इसके पेरेंट्स कि रोहन कैसा है मैथ्स में। उन्होंने बोला रोहन इज़ गुड इन मैथ्स, ठीक है। तो लगेगा कि रोहन गुड है, मतलब ठीक है मैथ में, ठीक ठाक है। एक्सपर्ट हो तो ऐड, यदि ऐसे परफॉर्मेंस, स्कूल की परफॉर्मेंस देखनी हो बंदे की, तो आएगा इन, तो टीचर यूज करेगा इन। ठीक ठाक है बट एक्सपर्ट नहीं है, यदि एक्सपर्ट है तो एट आएगा, यदि ठीक ठाक है तो इन आएगा। समझ गए?
क्या कंसेप्ट था इसमें? प्रेपोजिशन के टॉपिक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है आर्गुमेंट का। आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे ARGUMENT, ठीक है, आर्गुमेंट ऐसे लिखते हैं, समझ गए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। काफी अच्छे कंसेप्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, नो एरर है, या ऑप्शन ए है, या बी है, या सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ सी इज द करेक्ट आंसर, बताओ, पता है किसी को? यदि नहीं पता है तो हम बताने के लिए ही बैठे हैं आपको। इसमें कंसेप्ट आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा जो भी आपको बोलने जा रहा हूं। इसमें एक होता है डील इन, ठीक है, एक होता है डील इन, दूसरा होता है डील विद, ठीक है। पहला होता है डील इन, दूसरा होता है डील विद। यदि डील इन की बात आए ना, यदि डील इन की बात आए तो हम यूज करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी थिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, ठीक है। डील इन यूज करते हैं हम किसी के साथ, बिजनेस के साथ डील करने के लिए डील इन यूज होगा, किसी भी चीज के साथ डील करने के लिए तो यूज होगा डील इन। यदि हम किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो यूज होगा आपका डील विद, ठीक है। दो कंसेप्ट हैं, डील इन और डील विद। यदि पेपर में आए तो एग्जामिनर इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है, हमेशा और हमेशा, डील इन या डील विद। मैंने आपको बोला डील इन यूज होगा किसी भी चीज के साथ डील करने के लिए, किसी भी बिजनेस के साथ डील करने के लिए। यदि हम किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो यूज होगा आपका डील विद, ठीक है। पर्सन के साथ डील विद, पर्सन के साथ डील विद, और पर्सन के साथ नहीं, यदि पर्सन के अलावा किसी चीज के साथ डील कर रहे हैं या किसी भी बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं तो डील इन आएगा। यहां पर ये गारमेंट्स आपका चीज है या पर्सन है या बिजनेस है, बताओ। यदि पर्सन होता तो करेक्ट होता, तो नो एरर ही होता। यहां पर गारमेंट है, कोई चीज, कोई बिजनेस हो सकता है ये, तो यहां पर विद की जगह आता इन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। इनकरेक्ट पार्ट बताना था आपको, तो ये इनकरेक्ट था। यहां पर विद की जगह आना था इन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। इसमें नो एरर है, या ए है, या बी है, या सी है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आती है क्यों हुआ सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, आपने नाउन टॉपिक तो पढ़ा होगा, नाउन टॉपिक तो पढ़ा होगा आपने। नाउन में एक होते हैं हमारे, दो होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन, ठीक है, समझ रहे हो आप। एक होता है आपका सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन, ठीक है। अब मेरे को बताइए, यहां पर जो आर है वो किसके बिहाफ पर लग रहा है, मतलब किसके लिए लग रहा है? 2 लैंग्वेज के लिए लग रहा है या नॉलेज के लिए लग रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है लैंग्वेज के साथ कैसे लगता है। इसमें एक प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है, ठीक है, प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है। तो यहां पर नाउन लैंग्वेज की बजाय नाउन हो गया आपका नॉलेज, ठीक है। नॉलेज है आपका नाउन, और इसी वजह से आपका आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। अब बताओ नॉलेज सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ध्यान में रखिएगा, नॉलेज सिंगुलर है, ठीक है। नॉलेज जो वर्ड है वो एक सिंगुलर वर्ड है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, ज्ञानो नहीं है ये, ज्ञानो, ज्ञान, ठीक है। ज्ञान एक सिंगुलर वर्ड है, तो आ गया आपका आर की जगह इज। जैसे सभी को पता है सिंगुलर के साथ यूज होता है इज और एम,
प्लूरल के साथ यूज होता है आर। ठीक है, समझ रहे हो? नॉलेज सिंगुलर है तो आर की जगह आएगा आपका इज। ठीक है, तो ये करेक्ट हुआ, समझ गए अच्छे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपको एल्यूमिनियम के स्पेलिंग बताने हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक की वीडियो का ये। क्वेश्चन नंबर 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको बताना है द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नॉन एज। जब किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारी फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, तो बताइए इस चीज को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, तो इस चीज को कहते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, हेरिडेटरी। अब बात आती है मेंटल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो सकती हैं? जैसे आपके फादर जी के आंखों का रंग भूरा है, जब आपके फादर जी के आंखों का रंग ब्लैक है, तो आपकी भी आंखों का रंग चांसेस हैं कि ब्लैक होगा। फिर आपके उनके पिताजी का रंग बालों का भूरा था, तो आपके पिताजी का भी बालों का रंग भूरा होगा। ये होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो हेरिडेटरी की वजह से पास ऑन होती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। अटेम्प्ट करें तीनों एक साथ और इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। बताओ, पहला है आपका, ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे हिज डेट। इस बंदे ने कर्जा तो लिया बट कर्जा झुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये पर्सन कहलाया आपका दिवालिया पर्सन। डी इज द करेक्ट आंसर, इनसॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा डॉक्टर, ऐसा वैद्य जो इलाज करता है आंखों की बीमारियों का, तो वो कहलाते हैं आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये आपको क्या करते हैं? ये करते हैं आपके सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह जितने भी काम होते हैं ये रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो मीन्स जो हमारे हृदय या हार्ट से संबंधित है। ठीक है, हार्ट से संबंधित, हार्ट की बीमारियों को चेक करने वाला डॉक्टर कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, ये कहलाता है आपका त्वचा। ठीक है, जितनी भी स्किन के रिलेटेड, जितनी भी बालों के रिलेटेड, जितनी भी नाखूनों के रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो चेक करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। समझ गए? रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट वगैरह, डर्मेटोलॉजिस्ट ये चेक करते हैं त्वचा, बालों की बीमारियां या फिर नाखूनों की बीमारियां। समझ गए? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। बताइए, क्लियर करें स्क्रीन को पहले। ये है क्वेश्चन, क्या है आपका क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना है ये सेंटेंस जो है, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट को आपने चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सभी को आंसर आता होगा क्योंकि इसका रूल काफ़ी आसान है। सबसे छोटा रूल सेंटेंस 12 टेंसों में सबसे छोटा रूल जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ये होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ये होता है क्रिकेट, फुटबॉल या फिर गर्ल्स, बॉयज़, जो मर्जी आ जाए, वर्ब की फॉर्म के बाद जो कुछ भी हो वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर चेंज करो, पहला आ गया आपका सब्जेक्ट है आई, प्ले की दूसरी फॉर्म क्या होगी? प्ले, प्लेड। आई प्लेड, देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन ए देखिए पहले। ऑप्शन ए मैंने बोला यहां पर
आई है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर भी आई सब्जेक्ट है। फिर मैंने बोला प्ले या प्लेड या प्लेड, ये है आपका वर्ब की फॉर्म, ये ही वर्ब की फॉर्म, ये है ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म के बाद होने वाला ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब ये क्या बला है, ये क्या है, ये वाली। अब देखिए, आपको यहां पर एक कंसेप्ट समझना होगा। वर्ब एक होती है मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब होती है जिस पर पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, या फिर रन, या फिर सिंग, या फिर सॉन्ग, कुछ भी। ठीक है, जो मेन वर्ब होती है वो ये होती है। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब ये होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज हैव, विल हैव, शैल हैव, ये होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आपको नया सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन रखें। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए, तो हमारी टीम मोटिवेट रहेगी, तो आपके लिए ऐसा कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। देन अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे साथ नहीं जुड़े हों तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक, इन तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर आएँ और आपको जैसे ये 5000 HP के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलता है। यहाँ पर आएँ। और इसी प्रकार से इंस्टाग्राम पर आपको इस प्रकार से पोस्ट बनाकर जानकारियाँ दी जाती हैं, तो आपको इसलिए इंस्टाग्राम पर आना है। टेलीग्राम पर आपको हर एक PDF प्रोवाइड की जाती है अच्छे से, ये पोस्ट बनाकर, जैसे न्यू संसद भवन बना था या करंट अफेयर के टॉपिक यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किए जाते हैं। रोज़ के रोज़ 5 से 10 क्वेश्चन आपको रोज़ के रोज़ व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किए जाते हैं और टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।